कल का आपका होमवर्क था। सबसे पहले तो आप सभी इसका आंसर करोगे, है ना। ये कल का होमवर्क था, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। इधर क्षेत्र है, इधर स्थान है। इधर है पिपड़ा चौर, मुकामा टाल, सुमेश्वर श्रेणी और कोशिका मैदान। और इधर स्थान है, कहां पर है? सहरसा, सुपौल, पश्चिम चंपारण, पटना या फिर पूर्वी चंपारण। और इसके आधार पर आप सभी को उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। चलिए, सभी यहां पर ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें पिपड़ा चौर की, है ना। तो पिपड़ा चौर जो है ये आपको देखने को मिलेगा पूर्वी चंपारण में। कहां पर? तो ये आपको पूर्वी चंपारण जिले में देखने को मिलेगा। ये जलमग्न क्षेत्र है, आप सबको पता ही है। बात करें मोकामा टाल की, है ना, मोकामा टाल, तो मोकामा टाल आपको पटना जिले के मोकामा के पास गंगा नदी के दक्षिणी तट पर देखने को मिलेगा, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका क्या चीज? पटना। फिर है आपका क्या चीज? सोमेश्वर श्रेणी, जो कि हिमालय में शिवालिक का विस्तार है और कहां पर? पश्चिम चंपारण में है। तो सोमेश्वर श्रेणी आपका कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण में। और कोसी का मैदान जो है, कोसी का मैदान आपको सहरसा सुपौल जिले के अंतर्गत विस्तारित आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी यहाँ पर मैचिंग है। और इसके आधार पर अगर आंसर मिलाने का प्रयास करें तो ए का क्या है? ए का है 3, है ना। ए का 3 तो एक ही में है, ठीक है। अच्छा, ए का 4 है, यहां से गड़बड़ा जा रहा है। ए का हो गया 4, ठीक है। और ए का 4 एक ही है, तो यही होगा हमारा सही उत्तर, ठीक है। ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब बात करें चौर किसे कहते हैं। तो बिहार के उन गहरे गर्तों को चौर कहा जाता है जिनमें वर्षा काल में जल भर जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहां पर देखें, जो हमारे गोखुर झील है उसको भी क्षेत्रीय भाषा में चौर या फिर मन कह लिया जाता है। एक शब्द है टाल। तो टाल क्षेत्र वह निम्न भूमि है जो मॉनसून के दौरान नदियों के उफान के कारण ये क्या होती है? जलमग्न रहती है। जो एक्स्ट्रा जल होता है वहां पर जाकर ये भर जाती है, ठीक है ना। क्लियर है? आओ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के मैदानी भाग की ढाल किस दिशा की ओर है? तो ये तो हमने कल ही पढ़ा था। बताएं फटाफट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिहार का जो मैदानी भाग है इसकी ढलान जो है वो किस प्रकार से है? अच्छा, राहुल कह रहा है कि सर लिपस्टिक का एड्स आ रहा है, क्या करें, है ना। लिपस्टिक का ऐड आ रहा है तो खरीद लो, ऑर्डर कर लो। अब देखते होगे ना, देखो ऐड आपको उसी चीज का सबसे ज्यादा आता है जो आप गूगल पे सर्च करते हो। तो लग रहा है किसी को देने के लिए लिपस्टिक सर्च किए होगे, आ रहा है ऐड। अब समझ जाओ, है ना, सारे समझ जाओ कहानी यहाँ पर क्या है। बहुत गड़बड़ दिख रही है। चलो, यहाँ पर डी के साथ बहुमत है कुछ बी वाले। मैदानी भाग की बात करें तो कल ही हमने बात की थी, कैसा है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है ये है। अगर ये है अपना प्यारा बिहार, ठीक है, तो इसकी ढलान इस प्रकार से है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, कल ही हमने यहां पर बात की थी। और इसी कारण से यहां से जो नदियां निकलती है इसी दिशा में बहती है। जैसे कि यहाँ पर घाघरा हो गई, यहाँ पर गंडक हो गई, यहाँ पर बूढ़ी गंडक हो गई। तो ये सारी नदियां जो है ये इसी का अनुसरण करते हुए बहती है, ठीक है ना। मैदानी क्षेत्र का कुल भाग कितना है ना? तो कुल भाग यहाँ पर 94,163 वर्ग किलोमीटर है ना। टोटल एरिया 94,163 वर्ग किलोमीटर। और इसका लगभग देखें कितना, तो 95% भाग जो है वो क्या है? वो है हमारा मैदानी भाग, ठीक है। 95% से भी ज्यादा मैदानी भाग है। समुद्र तल से ऊंचाई हमने कल पढ़ा था कितना? 53 मीटर क्या है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। फीट में देखें तो 173 फीट हो जाएगा, है ना। ये इसकी समुद्र तल से ऊंचाई हो जाएगी, ठीक। अगला देखो, कैमूर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द कैमूर प्लेटू? बताएंगे कैमूर पठार की एवरेज हाइट जो है वो कितनी है? क्या होगा? बताएंगे? अच्छा, अभी कुछ दिनों तक यहां एमसीक्यू करो ना, है ना।
चलो सभी बी के साथ जा रहे हैं। बी क्या है? 300 से 450 मीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही है ना। कैमूर पठार की अगर हम हाइट की बात कर ले तो औसत ऊंचाई इसकी जो है वह है 300 से 450 मीटर। और कैमूर पठार जो है कहां पर फैला हुआ है ना। कैमूर पठार जो है ये कहां पर फैला हुआ है? ठीक है, कैमूर पठार तो आपको दो जिलों में देखने को मिलेगा। कहां पर? तो एक हो गया आपका रोहतास, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कैमूर, है ना। तो इन दो जिलों में फैला हुआ है हमारा, जिसे कैमूर का पठार कहा जाता है। ठीक है, तो दो जिले रोहतास और कैमूर, और यहीं पर आपका कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व भी बनाने का यहाँ पर कार्य जो है वो कब का शुरू हो चुका है, और बहुत जल्दी बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर बन जाएगा। बात करिए किसका भाग है, तो ये किसका भाग होगा? ये भाग होगा विंध्य श्रेणी का, है ना। तो ये विंध्य श्रेणी का भाग है। ठीक है, विंध्य श्रेणी का ये क्या है? भाग है। यहाँ पर क्या क्या पाया जाएगा? तो यहाँ पर पाया जाएगा चूना पत्थर, है ना। यहाँ पर पाया जाएगा चूना पत्थर, यहां पर पाया जाएगा आपका क्या चीज? बलुआ पत्थर, है ना, बलुआ पत्थर। यहां पर पाया जाएगा आपका क्या चीज? पायराइट्स, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको कहां देखने को मिलेगी? यहीं पर देखने को मिल जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है बराबर की पहाड़ियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला दे रखा कि यह जहानाबाद जिले में स्थित है। दूसरा है यहां मौर्यकालीन गुफाएं पाई जाती हैं। सी है यह सोमेश्वर श्रेणी, यह सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है। और डी है कि इसका निर्माण प्राचीन चट्टानों से हुआ है। इसमें से कौन सा कथन जो है चारों में से जो गलत है? चलिए 22,771 वाली पोस्ट आएगी, ठीक है ना। अभी मैं इस पर रिसर्च ही कर रहा हूं, ठीक। और ये पोस्ट जो है वो आएगी, टेंशन नहीं लेना है। हर जगह से मैं चेकआउट करते हुए ही चल रहा हूं, और हर जगह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही यहां पर आ रहा है कि आएगा। ठीक, अब देखो सभी सी के साथ जा रहे हैं कि सी जो है गलत है, बिल्कुल। सबसे पहली बात कि बराबर की पहाड़ियां कहां? जहानाबाद जिले में है, ये तो हमारा बिल्कुल सही है। यहीं पर अशोक ने, है ना, मौर्य काल में किसने? तो मौर्य काल में जो अशोक था, अशोक के द्वारा गुफाओं का निर्माण किया गया। कितना? तो 4 गुफा जो है, 4 गुफा इसने यहां पर बनवाई हुई है। ये सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा है? नहीं, है ना। तो ये सोमेश्वर श्रेणी का हिस्सा नहीं है, ये तो पठारी भाग है। पठारी भागों का क्या है? हिस्सा है। और इसका निर्माण प्राचीन चट्टानों से हुआ है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें बराबर की पहाड़ियां, तो ये कहां पर? तो ये आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है बिहार की सबसे पुरानी चट्टानें हो जाती है। तो सी वाले जितने हैं सभी बिल्कुल सही हैं। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन कि कथन और कारण है। कथन दे रखा है कि बिहार का दक्षिण पश्चिमी भाग विंध्य क्रम की चट्टानों से बना है। कारण दे रखा है कि बिहार का दक्षिण पूर्वी भाग धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 5, और इसका सही उत्तर सभी लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि दोनों सही है, तो सही तो है, लेकिन बताओ ना, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा? अब आओ देखते हैं यहां पर सही उत्तर क्या होगा। कथन पहले देखते हैं कि बिहार का दक्षिण पश्चिमी भाग विंध्य क्रम की चट्टानों से बना है, तो बिल्कुल सही है ना। और दक्षिण पश्चिमी भाग यानी कि 2 जिले हमने पढ़ा था, कौन सा? कैमूर व रोहतास। ठीक है, कैमूर व रोहतास, ये विंध्य क्रम की चट्टानों से बना है, बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है कि बिहार का दक्षिण पूर्वी भाग धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है, बिल्कुल। इसमें देखा जाए औरंगा हो जाएगा, गया हो जाएगा, नवादा, जमुई, मुंगेर, है ना, बांका, ये सभी क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार देखने को मिलता है, तो कारण भी सही है। अब यहां पर देखना है कि कारण कथन का सही व्याख्या है, नहीं है। दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन दोनों अपने आप में अलग अलग बातें कह रहे हैं। इसका रिलेशन इससे नहीं है, इसका रिलेशन इससे नहीं है, दोनों अलग अलग बातें, है ना। तो कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, और ऐसी स्थिति में हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं कि कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, जो कि
आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहे कि बिहार के मैदान को दो भागों में विभाजित करने वाली मुख्य प्राकृतिक सीमा क्या है? What is the main natural boundary that divides the Bihar plains into two parts, north and south? बताएं क्या होगा इसका सही आंसर? ये तो हमारा बिल्कुल दिमाग में फिक्स है और इसका उत्तर तुरंत आना चाहिए। ये हो गया अपना प्यारा बिहार। और बिहार में अपवाह तंत्र की, बिहार की अपवाह तंत्र जो है उसकी जो आधार है वो कौन सी है? तो वो है हमारे यहाँ पर गंगा नदी। और यही गंगा नदी जो है बिहार के मैदान को दो भागों में बांटती है। एक कहा जाता है उत्तर बिहार की मैदान या उत्तरी गंगा का मैदान, है ना, कुछ भी कहा जा सकता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं उत्तर बिहार का मैदान। ठीक है, ये उत्तर बिहार का मैदान कह लू इसको। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दक्षिण बिहार का मैदान। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा ये जो विभाजन करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? वो है गंगा नदी। और गंगा नदी जो है ये बिहार के अपवाह तंत्र की आधार है। बिहार के अपवाह तंत्र की आधार पूछे तो कौन है? गंगा नदी है। गंगा नदी जो है इसकी बिहार में लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। कितने? तो 12 जिले जो हैं, 12 जिलों से होकर ये बहती है ना। और सर्वाधिक लंबाई अगर कहें, सर्वाधिक लंबाई अगर कहें तो ये आपको पटना जिला में देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा आंसर लगाए, नहीं आंसर लगा लो। इसमें क्या हो जाएगा? गंगा नदी, गंगा रिवर। अगला क्वेश्चन देखो कि खड़गपुर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सोमेश्वर, मंदार, सतघरवा या फिर प्रेतशिला? बताएंगे। खड़गपुर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है? खड़गपुर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है? क्या हो जाएगा? देखो अगर हम बात करें खड़गपुर पहाड़ी की तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना उसका नाम क्या है? उसका नाम है मारुक। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है आपका मारुक। ये ध्यान रखना, जो कि आपके ऑप्शन में है ही नहीं। और दिए गए ऑप्शन के आधार पर देखें तो सतघरवा जो है ये क्या है? ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के आधार पर। लेकिन अगर देखें तो सबसे ऊंची चोटी जो है उसे मारुक कहा जाता है। ये कितनी? तो ये लगभग 427 मीटर ऊंची है। कितनी? तो 427 मीटर ऊंची है। कहां पर है? तो ये है आपके मुंगेर जिले में, है ना। खड़गपुर की पहाड़ी कहां पर है? तो मूल रूप से मुंगेर में इसका विस्तार है। बाकी अगल बगल के जो हमारे जिले हैं वहां पर भी देखने को मिलेगा इसका विस्तार, लेकिन मुख्य विस्तार मुंगेर में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है मारुक, 427 मीटर है। दिए गए ऑप्शन में सतघरवा जो है वो हमारा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये बातें समझ में आ गई। सोमेश्वर श्रेणी आप सबको पता ही है कहां पर है? पश्चिम चंपारण में है ना। ये कहां पर है? तो इसकी बात कर लें, ये आपको देखने को मिलेगा पश्चिम चंपारण में। कहां पर? पश्चिम चंपारण में। मंदार की बात कर ले तो मंदार जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो बांका जिले में देखने को मिल जाएगा। और प्रेतशिला के बारे में हमने कल ही पढ़ा था, ये कहां पर? तो ये आपको गयाजी जिले में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर भी जाते तब भी आपका यही उत्तर होता। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगला कह रहे कि बिहार की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बिहार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और यहां मॉनसूनी प्रकार की जलवायु है। दूसरा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार CWG श्रेणी के अंतर्गत आता है। और तीसरा है कि बिहार में वर्षा का मुख्य स्रोत अरब सागर की शाखा है। और कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है? सही उत्तर बताना है आप सभी को। पता है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? चलिए बी के साथ जा रहे हैं, आओ देखते हैं इसका। सबसे पहला कथन है कि बिहार उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जो कि क्या है? बिल्कुल सही है, उपोष्ण कटिबंधीय। अगर बात करें अपने गोला की तो हमने पढ़ा था
है ना, कि ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये हो गया मकर रेखा, और इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, अपना बिहार कहां पर है, तो कर्क रेखा के उत्तर में है ना, कर्क रेखा के उत्तर में। और ये जो है 66.5 नॉर्थ और साउथ वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, है ना। यहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात रहता है, पूरा क्षेत्र बर्फीला रहता है, यहाँ पर आदमी नहीं रहता, इंसान नहीं रहता। और बीच वाला जो क्षेत्र हो गया, है ना, ये दोनों का प्रभाव दिखाई देगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। तो बीच वाला कौन सा हो गया, बीच वाला हो गया उपोष्ण कटिबंध, जहां पर अपना बिहार अवस्थित है। तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है और यहां मॉनसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये कथन क्या है, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार CWG श्रेणी के अंतर्गत आता है, यह भी हमारा बिल्कुल सही है ना। अगर हम बात करें यहां पर जलवायु के वर्गीकरण की, तो 3 लोगों का नाम आप सभी ने यहां पर सुना होगा। एक है कोपेनहेगन, इनके अनुसार अगर हम बात करें, है ना, तो इन्होंने एक तो उत्तर बिहार और दूसरा यहां पर दक्षिण बिहार, दोनों को अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने डाला हुआ है। उत्तर बिहार को CWG कैटेगरी के अंतर्गत, और दक्षिण बिहार की बात कर लें तो दक्षिण बिहार इनके अनुसार किसमें, तो AW के अंतर्गत आता है ना। AW का मतलब हो गया उपोष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, और CWG का मतलब हो गया गंगा तुल्य जलवायु। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी इन्होंने किया, दक्षिण बिहार AW के अंतर्गत और उत्तर बिहार जो है CWG के अंतर्गत। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा सही हो गया। इनके अलावा एक है थॉर्नवेट, है ना। थॉर्नवेट ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है, उनके अनुसार बिहार का अधिकांश भाग जो है वो CBW के अंतर्गत आता है। किनके अनुसार, तो यहां पर लिख लेना थॉर्नवेट के अनुसार, है ना, CBW के अंतर्गत आता है। और एक है ट्रीवार्था, क्या नाम है उनका, ट्रीवार्था, उनके अनुसार देखें तो COW के अंतर्गत आता है ना, COW के अंतर्गत उत्तर बिहार, और AW के अंतर्गत आपका दक्षिण बिहार आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, तीनों के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर बता दिया। तीसरा स्टेटमेंट है कि बिहार में वर्षा का मुख्य स्रोत अरब सागर की शाखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। बिहार में जो वर्षा होती है वो किसकी वजह से, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून, है ना, कौन सी, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है इसकी वजह से वर्षा होती है। और पिछले वर्ष देखे तो लगभग 84% वर्षा जो हुई है इसी की वजह से हुई है। और इसकी भी 2 शाखा है, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। तो बे ऑफ बंगाल शाखा जो है इसकी वजह से अपने बिहार में क्या होती है, वर्षा होती है। तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, और इसके आधार पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। केवल 1 और 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो अगला देखो। अगला कह रहा है कथन कारण है। कथन दे रखा है कि दक्षिण बिहार की तुलना में उत्तरी बिहार में सूखे की संभावनाएं अधिक होती है। और कारण दे रखा है कि उत्तरी बिहार की अधिकांश नदियां 12 मासी हैं और हिमालय से निकलती है। अब बताएंगे इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, सभी बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, और कुछ एकदम डायरेक्टली आंसर दे रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। आओ देखते हैं। सबसे पहले कथन पर नजर डालें तो कथन कह रहा है कि दक्षिण बिहार की तुलना में उत्तरी बिहार में सूखे अर्थात ड्रॉट्स की संभावनाएं अधिक होती है। ये सही है क्या? ये तो पूर्णतः क्या है, गलत है। क्योंकि उत्तरी बिहार में देखें तो उत्तरी बिहार में बाढ़ की संभावनाएं ज्यादा होती है, फ्लड्स की संभावनाएं ज्यादा है। और सूखा की संभावना की बात कर ले, ड्रॉट्स की बात कर ले, तो ये आपको दक्षिण बिहार में देखने को मिलेगा। अर्थात कथन जो है ये क्या है, गलत। कारण देखो, कारण कह रहा है कि उत्तरी बिहार की अधिकांश नदियां 12 मासी है और हिमालय से निकलती है। कारण क्या है, बिल्कुल सही है ना। उत्तर बिहार की जितनी भी नदियां हैं हिमालय से निकलती हैं।
वहां पर बर्फ जमे हुए पिघले रहते हैं और इस कारण से वहां पर कभी भी जल की कमी नहीं होती और वहां से निकलने वाली नदियां 12 महीने पानी से लबालब भरी रहती है, इसलिए इनको 12 मासी कहा जाता है। ठीक है, तो कारण जो है बिल्कुल सही है, कथन गलत कारण सही। अब देखो यहां पर क्या है, कथन गलत यानी कि ए गलत आर सही, अर्थात डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहां पर डी हो जाएगा। और बाढ़ की बात करें तो बाढ़ सबसे ज्यादा कौन लेकर आती है, तो ये लेकर आएगी आपकी कोसी नदी, है ना। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है। इसकी बात कर ले तो किसके लिए, तो मार्ग परिवर्तन के लिए ये नदी जो है क्या है, फेमस है ना। ये बाढ़ लाने के लिए फेमस है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बिहार की शोक। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बिहार की शोक, है ना, बिहार की शोक इसको कह लिया जाता है। ठीक, आओ बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, अगला करे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करे। सूची 1 में है मिट्टी का प्रकार, सूची 2 में है कि वो किस क्षेत्र में पाया जाता है। इधर है तराई मिट्टी, बलथर मिट्टी, ताल मिट्टी और फिर है बल सुंदरी मिट्टी, है ना। सूची 2 में है क्षेत्र, कौन कौन से, चंपारण और किशनगंज की पट्टी, कैमूर पठार का संकीर्ण क्षेत्र, गंगा के दक्षिणी तट का निचला क्षेत्र, सहरसा और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो हर टाइप के क्वेश्चन मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं और ध्यान रखना, है ना, मैं प्रयास करता हूं यहां पर सारी चीजें खुद से सेट करूं, है ना। तो ये क्वेश्चन जो होती है टोटली एआई जनरेटेड है, पहले ही बता दो, लेकिन ध्यान रखना एआई में भी पेड वर्जन है जहां पर गलतियों की संभावनाएं कम होती है और जो गलतियां होती है उसके लिए मैं यहां पर बैठा होता हूं, मैं इसको दिशा निर्देश देता हूं कि भैया इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, वो बनाकर देती है, फिर मैं चेक करता हूं कि क्या यह सही है कि गलत है, फिर गलतियां होती है सुधार के फिर लेकर आता हूं। और ध्यान रखो कि आजकल जितने भी आयोग है, हर आयोग के द्वारा क्वेश्चन सब एआई के माध्यम से ही जनरेट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एआई के माध्यम से जनरेट करवाए जा रहे हैं और मैं भी वही काम कर रहा हूं। तो जिस देवता को वो पूज रहे हैं ना, उसी देवता को मैं भी यहां पर पूजते चल रहा हूं, है ना। तो समानताएं आपकी बेहतर रहेगी, है ना। जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिलेंगे उस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहां भी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन और हार्ड लाओ, ये हार्ड नहीं है क्या, ये टफ कैटेगरी में जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं ना बिहार राज्य विशेष, एक बार भी पूछ लेना अगर सही कर ले तो। अब आओ देखते हैं इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। तराई मिट्टी की बात करें, आओ एक बार मैप पर आप सभी से दिखाने का प्रयास करूं। छोटा सा मैप यहां पर बना रहा हूं क्योंकि जितना जगह है उतना यहां पर मैं बना रहा हूं। ठीक है, ऐसे सिकुड़ गया है बिहार, बट ऐसा नहीं है, समझ लेना, समझ में तो आ रहा है। तराई मिट्टी की बात करें तो यहां पर जो हिमालय है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा हिमालय, ये हो गया हिमालय, और इस हिमालय के दक्षिण में तराई मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो अगर हम तराई मिट्टी की बात कर लें तो ये हिमालय की तलहटी में चंपारण से लेकर किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। तो तराई मिट्टी की बात करें, चंपारण और किशनगंज की पट्टी, ये क्या हो गया, ये आपका एक तो पहला हो गया। दूसरा दे रखा है बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी कहां पाई जाती है, तो ये देखोगे कहां पर, दक्षिण बिहार में। और दक्षिण बिहार में कहां, तो जहां पर पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र दोनों के मिलन बिंदु पर आपको कौन सी, बलथर मिट्टी पाई जाएगी, है ना। तो बलथर मिट्टी कहां पाई जाएगी, कैमूर का पठार और गंगा के मैदानी क्षेत्र का जो मिलन बिंदु है, मिलन स्थल है, वहां पर पाई जाएगी। तो बलथर मिट्टी, है ना, तो इसमें से क्या हो जाएगा, कैमूर का पठार का संकीर्ण क्षेत्र। हाँ ठीक है ना, ये तो आ जाएगा हमारा, है ना। तो दूसरा इसका हो जाएगा। ताल मिट्टी की बात करें, है ना, ताल मिट्टी कहां पर देखने को मिलेगा, तो हमने पढ़ा था कौन सा, गंगा नदी के दक्षिण में सबसे पहले है कगारी मिट्टी, और कगारी मिट्टी के जस्ट दक्षिण में आपको टाल मिट्टी देखने को मिलेगा जो वर्षा काल में जलमग्न रहता है ना। तो गंगा के दक्षिणी तट पर जलमग्न क्षेत्र जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, ताल मिट्टी। और ये बक्सर से लेकर कहां से, तो बक्सर से लेकर भागलपुर तक किसका विस्तार देखने को मिल जाता है। तो ताल मिट्टी गंगा के दक्षिणी तट का निचला क्षेत्र ये, अर्थात ये तो पूरा सीधा सीधा है, ये तो पूरा सीधा सीधा है। अब बात करें बलसुंदरी मिट्टी, तो बलसुंदरी मिट्टी क्या है, तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना,
और वो भी कहां पर, तो उत्तर बिहार के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बलसुंदरी मिट्टी, जबकि दक्षिण बिहार के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी कहा जाता है। तो बलसुंदरी मिट्टी का मतलब क्या हो गया, उत्तर बिहार का मैदान और वो भी पुरानी जलोढ़। और पुरानी जलोढ़ कहां पर देखने को मिलेगा, तो ये जो क्षेत्र हो गया है ना, यानी कि यहां पर जो हमारी गंडक है ना, बूढ़ी गंडक का क्षेत्र है, इसके इस साइड में जितनी भी मिट्टियां हैं वहां पर क्या, तो पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, वो भी बलसुंदरी मिट्टी। यानी कि इसमें कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो इसमें आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, है ना, सहरसा हो जाएगा, ठीक है, वहां पर आपका सारण हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा, पश्चिम चंपारण के क्षेत्र हो जाएंगे, पूर्वी चंपारण के क्षेत्र हो जाएंगे, अर्थात बलसुंदरी का ये आपका चौथा हो जाएगा। तो एकदम सीधा सीधा है, यानी कि ए का एक, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, अर्थात डी यहां पर सही उत्तर है। ठीक है ना, क्लियर है, समझ चुके होंगे सभी लोग, है ना, सभी लोग समझ चुके होंगे। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो कि बिहार में बलसुंदरी मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी। अब आओ, विशेषताओं से भी तो प्रश्न बन सकते हैं, जहां से अभी तक नहीं बने हैं, है ना, और बनने की संभावनाएं हैं, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बताएंगे बिहार में बलसुंदरी मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। ठीक है, क्या होगा, अच्छा आई एम बैक, बहुत बढ़िया संगम, है ना, आई एम बैक। चलिए सी के साथ जा रहे कुछ लोग, बी है, बहुमत सी है। आओ देखते हैं, बलसुंदरी मिट्टी यानी कि किसकी बात हो रही है, तो जो अभी हमारा लास्ट वाला ऑप्शन था, है ना, उसकी अम्लीय प्रकृति और लोहे की कमी, है ना, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, लोहे की कमी होती है, ये तो इसकी, है ना। अच्छा, प्रमुख विशेषता पूछ रहा है, अब केवल प्रमुख की बात कर ले, है ना, तो इसमें से प्रमुख अगर हम बात कर लें, अब ध्यान रखो क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर देखने को मिलेगा ये क्षेत्र जो है ना, बलसुंदरी मिट्टी का क्षेत्र, ये यहां की फसलें कौन कौन सी है, पहले फसल पर चलो, वहां से विशेषता ढूंढ लाओ। तो फसल आपको यहां पर गन्ना प्रमुखता से लगाई जाती है, इसके अलावा गेहूं, है ना, चावल, ठीक, ये सारी चीजें हम यहां पर क्या करते हैं, उगा लेते हैं। लेकिन गन्ना वैसे क्षेत्रों में होता है जिन मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है, लगभग 30% तक यहां पर क्या होती है, चूना होता है ना, इन मिट्टियों में। तो यहां पर क्या होगा, चूने की उच्च मात्रा होती है, और इस कारण से इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है ना, क्या हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। इस कारण से अगर हम यहां पर देखें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगर चारों में देखें तो सबसे बढ़िया क्या है हमारा, चूने की उच्च मात्रा और क्षारीय प्रकृति होना, ये इसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो ये विशेषकर सारण, है ना, चंपारण, ठीक, सीवान, गोपालगंज, सहरसा, इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसी कारण से आप देखोगे जो पश्चिम चंपारण है वहां पर बिहार में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है। बिहार का लगभग 55 से 60% गन्ना अकेले कौन, तो पश्चिम चंपारण जो है ये उत्पादित यहां पर कर देता है। इसमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, चूने क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसकी मात्रा जो होती है कितना, तो लगभग 30% या इससे ज्यादा ही इसकी मात्रा यहां पर देखने को मिल जाती है। और इस कारण से इसकी प्रकृति, जहां पर चूना होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्षारीय प्रकृति का, है ना, क्षारीय प्रकृति का यहां पर हो जाएगा। बात करें इस मिट्टी के रंग की, तो इस मिट्टी का रंग जो होता है गहरा भूरा होता है या सफेद लिए, है ना, सफेद होता है। ठीक है, इसमें चूने की अधिकता है, इस कारण से इसमें गन्ना के साथ साथ आम, लीची, केला, इन सब के बगान के लिए क्या होता है, अत्यधिक उपयुक्त यहां पर माना जाता है। लेकिन इनके अलावा देखें तो यहां पर गेहूं, है ना, चावल, मक्का, है ना, सब्जियां, ये सब भी हम क्या करते हैं, यहां पर उगा लेते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला देखो कि बिहार में वर्षा के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
पहला कह रहा है कि बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। बी है कि किशनगंज बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। सी है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा 112 से 125 सेंटीमीटर होती है। और डी है दक्षिण बिहार में उत्तर बिहार से अधिक वर्षा होती है। बताएंगे कि कौन सा कथन सही है। चार दिया है, चार में से कोई एक ही सही है, तो कौन सा यहां पर सही हो जाएगी। हाँ, आम लीची का दिन आया है, ठीक है ना। अभी आम का टिकोड़ा खूब, और आंधी पानी आकर पूरा का पूरा आम जो है, टिकोड़ा जो है वो गिरा दे रहा है, ठीक है ना। लीची भी है, खूब खाना है, सीजनल फ्रूट खूब खाना है। अब यहां पर बात कर ले क्या चीज, बिहार, आओ देखते हैं सारी चीजें। पहला कह रहा है कि बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, जबकि ये गलत है ना। ये है अपना प्यारा बिहार, इधर है बंगाल की खाड़ी, तो इधर से इधर वर्षा जाएगी, पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी तो वर्षा की मात्रा कम होगी, जबकि यहां पर बढ़ती जाती है, लिखा हुआ गलत है। दूसरा कह रहा है, बी कह रहा है किशनगंज बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला है। नहीं, किशनगंज में क्या होता है, सबसे ज्यादा वर्षा, है ना। सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है वो कहां पर होती है, किशनगंज में, अर्थात ये भी गलत। तीसरा, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 112 से 125, ये सही लग रहा है। अब देखते हैं, ये दक्षिण बिहार में उत्तर बिहार से अधिक वर्षा होती है। नहीं, उत्तर बिहार में अधिक वर्षा होती है, दक्षिण बिहार में कम, ये भी गलत है। अर्थात यहां पर देखें तो एक स्टेटमेंट सही है, वो है हमारा औसत वार्षिक वर्षा। लेकिन जो नया डेटा देखोगे, नए डेटा के अनुसार पिछले 5 वर्षों में जो औसत वार्षिक वर्षा हुई है वो 104 सेंटीमीटर के आसपास हुई है ना। तो ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। 104 सेंटीमीटर, तो 104 से 110 तक याद रखना, ये पिछले 5 वर्षों का ट्रेंड रहा है। लेकिन एन एवरेज यहां पर 110 से 115 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न। अगला कह रहा है कि बिहार की करेल केवल मिट्टी के बारे में विचार करें। पहला है कि यह मिट्टी भारी मिट्टी है और इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा कह रहा है कि यह मुख्य रूप से पुरानी जलोढ़ यानी कि बांगर का एक प्रकार है। तीसरा कह रहा है कि यह रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। इसमें से कौन सा सही है, आप सभी इसका उत्तर बताओगे, ठीक है। आप सभी इसका उत्तर बताओगे, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। एक तो लाइट जो है ना, आंधी तूफान की वजह से लाइट आ ही नहीं रही है। बैटरी पर क्लास ले रहा हूं कल से, है ना, कल भी बैटरी पर ही क्लास लिया था, आज भी बैटरी पर ही क्लास चल रही है। और ठंडी इतनी आ रही है कि इस मौसम में, अब सोचो ना, पिछले वर्ष का मई का महीना, अप्रैल मई, गर्मी से रहा ना जाता था, ठंडी लग रही है, रात में हमें क्या करना पड़ रहा है, तो हमें रजाई निकाल के ओढ़ना पड़ रहा है। और ठंडी का आलम यह है कि सामने जो इन्वर्टर चल रहा है, इन्वर्टर चूंकि 24 घंटे ऑन ही रहता है, तो वो गर्म हो गया है। और छिपकलियों को जब ठंड लग रही है ना, 2-3 इन्वर्टर पे बैठी हुई है, उनको क्या ही हटाए ऊपर से, ठीक है ना, आराम से मौज मस्ती में एकदम लेटी पड़ी हैं। जब जाता हूं भाग जाती है, फिर आकर ऊपर आराम से लेटी रहती है, हल्का सा गर्माहट के लिए, ठीक है ना। चलिए यहां पर बात करें करेल केवल मिट्टी के बारे में, तो सबसे पहली बात देखो, लाइट की बात किया, आ गई लाइट, अभी आई है जस्ट, है ना। देखते कितना देर रहती है, आ रही है, 5 मिनट में चली जा रही है। तो सबसे पहले बात करें करेल केवल मिट्टी की, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार होती है। और ये कहां, तो दक्षिण बिहार के मैदानों में पाई जाती है। कहां, तो पटना, गया, है ना, रोहतास, मुंगेर, इन सभी क्षेत्रों में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, करेल केवल मिट्टी कहते हैं, ठीक है। इस मिट्टी में देखा जाए तो इस मिट्टी में पाया जाता है क्ले, है ना, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, चीका कहते हैं। क्या पाया जाता है, चीका। और चीका की मात्रा अधिक होती है, इस कारण से इसमें जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। और सोचो, एक रुई है बिना जल धारण किए हुए, एक रुई जल धारण किया हुआ, किसका वजन बढ़ जाएगा, तो जिसमें पानी भरा है, ठीक है। तो इसमें जल सोखने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहे हैं, यह मुख्य रूप से पुरानी जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है, ये तो है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। तीसरा कह रहे हैं कि यह रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल। अगर बात कर ले, ध्यान रखना इसमें एक चीज और, कि इसमें जल सोखने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है ना, कि जल सोखे रहता है। और जब यहां पर
धूप पड़ती है, पानी यहां से भाप बन के निकलता है, तो इसमें क्या होती है, गहरी दरारें पड़ जाती है। ठीक है, क्या पड़ जाती है, तो गहरी दरारें पड़ जाती है। आपने देखा होगा फटा हुआ, है ना, खेतों में जब आप जाते होंगे, पानी है तब तक तो ठीक है, अभी जब धान वन का सीजन चल रहा है, अब धान का बीज डलेगा कुछ दिनों में, फिर हम धान की रोपाई कर देंगे, और उसके बाद से आप देखोगे जैसे ही वो पानी यहां से सूखेगा तो धान के जो खेत है उसमें क्या होते हैं, दरार पड़ जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि यही चिका है, ये जल धारण क्षमता इसमें बहुत ज्यादा है, जल खूब रहता है इसमें, लेकिन जल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये दरार पड़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है बीपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है, ये भी ध्यान रखना, है ना। इसके रंग की बात कर ले तो इसका रंग जो होता है गहरा भूरा, और कहीं कहीं पर काला भी होता है ना, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना करेल का। और केवाल में देखें तो हल्का सा पीला और हल्का सा भूरा रंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि रबी और खरीफ फसल दोनों के लिए उपयुक्त है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस क्षेत्रों में हम रबी और खरीफ दोनों ही प्रकार की फसलें जो हैं हम क्या करते हैं, उगा लेते हैं। इसमें हम दलहन, तिलहन, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा सब कुछ क्या करते हैं, सब कुछ यहां पर उपजा लेते हैं। तो ये तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। और पूछ रहा है क्या चीज सही, तो सही में तीनों है, और तीनों जो है ये है आपके ऑप्शन डी में। ठीक है ना, क्लियर, बढ़े आगे। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि बिहार में टाल मिट्टी के निर्माण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है कि वर्षा ऋतु में गंगा के दक्षिणी किनारों पर जल भराव और गाद का जमाव। बी कह रहा है कि पठारी नदियों द्वारा लाई गई रेत का निक्षेपण। सी कह रहा है कि अत्यधिक वायु अपर्दन। और डी कह रहा है कि ज्वालामुखी क्रियाओं के अवशेष। तो बिहार में जो टाल मिट्टी है इसका निर्माण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, चलो ए के साथ जा रहे, वर्षा ऋतु में गंगा के दक्षिणी किनारों पर जल भराव और गाद का जमाव, बहुत बढ़िया। देखो अगर हम बात करें अपने प्यारे बिहार की, तो अपने प्यारे बिहार में हमने देखा था कि सबसे पहले तो बीचों बीच से गंगा नदी निकल गई, और चूंकि इधर क्या है, इधर है पठार, है ना, इधर क्या है, इधर है हमारा पठारी क्षेत्र। और पठारी क्षेत्रों में चूंकि नदियों में ज्यादा पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, ढलान कम होने के कारण, जिस कारण से यहां पर बहुत ज्यादा कटाव नहीं कर पाती। और इधर पठारी क्षेत्र है तो इधर काटने नहीं देता ज्यादा, कहता है कि भैया हम आने ही नहीं देंगे। तो ये क्या करती है, काट काट के अपने दक्षिणी भागों पर क्या करती है, एक परत लगा दी, फिर अगली बार आई तो दूसरी परत लगा दी, है ना, तीसरी परत, और करते करते यहां पर क्या कर दिया गया है, कगार बना दिया गया, प्राकृतिक कगार, है ना, कगार यानी कि बांध बना दिया गया है। और इस बांध के जस्ट दक्षिण में आप सभी को टाल क्षेत्र देखने को मिलेगा। और इस टाल क्षेत्र में जो मिट्टी है इसी को हम बोलते हैं टाल मृदा, है ना, क्या बोलते हैं, टाल मृदा। तो यहीं बह बह के क्या आ जाता है, यहां नीचे चला जाता है ना, ये गाद है, गाद है ना, जल भराव, इस कारण से इसका यहां पर निर्माण होता है। अर्थात ऑप्शन ए जो है ये हमारा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन ए वाले हैं सभी क्या हैं, सभी यहां पर बिल्कुल सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहे हैं कि बिहार की बलथर मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है। यानी कि 4 दिया है जिसमें से 3 सही है, एक ही गलत है, एक ही गलत है। पहला कह रहा है कि यह लाल पीले रंग की और रेतीली होती है। बी कह रहा है कि यह प्रकृति में अम्लीय होती है। सी कह रहा है कि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की प्रचुरता होती है। डी कह रहा है कि यह कैमूर के पठारी भाग और मैदानी भाग के मिलन स्थल पर पाई जाती है। बताएंगे कौन सा कथन इसमें गलत है। चलो बताएंगे। अच्छा, सी और डी 2 उत्तर आ रहा है। कह रहे थे ना लाइट गई, लाइट है ना, इतनी खतरनाक लाइट रह रही है कि क्या ही कहें। अच्छा, तुक्का है, सी कंफर्मेशन नहीं है। और बलथर मिट्टी का पहले तो हम मैप पर देखें बलथर मिट्टी पाई कहां जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना प्यारा बिहार, और इसमें सबसे पहले ये हो गई गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे कौन सी, कगारी मिट्टी। कगारी मिट्टी के किनारे कौन सी, टाल मिट्टी, है ना। और ये दक्षिण में कौन सी हो गई, दक्षिण में हो गई हमारी ये पठारी क्षेत्र की मिट्टी, ये हो गई लाल पीली मिट्टी, ये है लाल बलुई मिट्टी। और जहां पर गंगा नदी है ना,
जहां पर जो हमारी गंगा है, गंगा का मैदान और पठारी भाग का मिलन बिंदु है, वहीं पर पाया जाता है बलथर मिट्टी, है ना। ये जो हरे रंग से है ये क्या हो गया, ये हो गया बलथर मिट्टी। अब आओ इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है कि यह लाल पीले रंग की और रेतीली होती है ना, बिल्कुल ठीक है। बलथर मिट्टी कैसी होगी, तो चूंकि लौह तत्व की अधिकता भी होगी यहां पर। ये सब क्या है, ये हमारी पठारी क्षेत्र है, यहां पर हमें लाल पीली मृदा देखने को मिलती है ना, लाल पीली मृदा देखने को मिलती है, तो इसका प्रभाव तो यहां पर दिखाई देगा। तो ये लाल पीले रंग की और रेतीली होती है, इसमें बालू बजरी भी होता है ना, बालू बजरी भी होता है। तो ये क्या है, ऑप्शन ए हमारा सही है। दूसरा कह रहे कि यह प्रकृति में अम्लीय होती है ना, यह प्रकृति में अम्लीय होती है। ठीक, क्या ये सही है, तो हां ये एसिडिक प्रकार की होती है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहे इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की प्रचुरता होती है, नहीं ये गलत है। ये क्या है, ये एक प्रकार की अनुपजाऊ मिट्टी है। क्यों है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, और कमी नहीं बहुत कमी पाई जाती है। इस कारण से ये अनुपजाऊ मिट्टी है और इसमें हम मोटे अनाज उगा लेते हैं। ठीक है, जो चारा वाली फसलें हैं, चारा वाली फसलें हम यहां पर उपजाते हैं, तो इसमें इसकी प्रचुरता नहीं पाई जाती, इसमें कमी पाई जाती है, तो ये हो गया गलत। और डी कह रहे कि यह कैमूर के पठारी भाग और मैदानी भागों के मिलन स्थल पर पाई जाती है। बिल्कुल, कैमूर की बात कर ले या इधर बात कर ले, है ना, पठारी और मैदानी भागों के मिलन क्षेत्र में ये बलथर मिट्टी पाई जाती है। तो डी भी क्या है, डी भी हमारा सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा है, गलत है एक यहां पर, और वो है हमारा कौन सा, कि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, इसमें जल धारण क्षमता भी बहुत कम होती है, और इस कारण से इसमें केवल मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं, ज्वार बाजरा अरहर, है ना, चारा फसल, ये सभी हम यहाँ पर उगा पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लौह तत्व की उपस्थिति भी देखी जाती है, और इस कारण से इसका कलर लाल पीला देखने को मिल जाता है। ठीक, अगला देखो। अगला कह रहे कि शीत ऋतु में बिहार में होने वाली हल्की वर्षा ये किस कारण से होती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी बार के बिहार दरोगा में। तो ध्यान रखना, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है शीत ऋतु में हल्की वर्षा। किसके लिए लाभदायक होती है, धान के फसल के लिए, रबी फसल के लिए, जूट के लिए, या फिर आम के बागान के लिए, बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सब कुछ पढ़ाया है, पेड बैच में कुछ भी बचा नहीं है। जो चीज मैंने पढ़ाया है, एआई से बनवा लो क्वेश्चन या किसी से बनवा लो, आपके आंसर इसके बाहर जाएगा ही नहीं। और सब यहां पर बी के साथ जा रहे हैं, है ना, तो यहीं से डायरेक्टली निकल जाएगा, है ना, कि शीत ऋतु, और शीत ऋतु में कौन सा फसल लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है आपका रबी फसल, है ना। शीत ऋतु में हम कौन सा फसल लगाते हैं, तो रबी फसल, यानी कि दिसंबर जनवरी में। अब बात करिए हल्की वर्षा आती कहां से है, तो जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है, यानी कि भूमध्य सागर, कौन है, तो भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर में क्या होता है इस टाइम पीरियड पर, तो इस टाइम पीरियड पर वहां से शीतोष्ण चक्रवात उठती है, जिसे इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। और इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर पश्चिमी भारत के साथ साथ बिहार में भी हल्की वर्षा होती है, और इसी समय काल पर लगी रहती है रबी फसल। गेहूं अगर आप सभी ने लगाया होगा तो आप सबको पता ही है ना, कि गेहूं लगाने के 21 दिन के बाद इसमें पहली पानी चाहिए ही चाहिए होती है, और इस समय काल पर गेहूं की फसलें जो है वो क्या करती है, इंतजार करती हैं। और ऐसी स्थिति में जब ये बारिश आता है तो फिर मजा ही आ जाता है। ठीक है, क्लियर, ये बातें समझ में आ गई। तो इससे उत्तर पश्चिमी भारत और बिहार दोनों में क्या होती है, तो हल्की वर्षा होती है। रबी फसलों में कौन कौन सी है, तो गेहूं है, चना है, सरसों है। इन सब की पैदावार और उनकी वृद्धि के लिए अमृत के समान मानी जाती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार के तापमान में भी भारी गिरावट आती है, और इसी कारण से इस टाइम पर आप देखोगे शीत लहर चलने लग जाता है ना, कोल्ड वेव्स यहां पर चलने लग जाती है। आलू की फसल जो होती है उसको क्या होता है, ठंडा मार देता है। ठीक है ना, तो आशा करता हूं आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला, अब ये कौन है भाई? अच्छा राहुल, कि सर अब लहंगा का एड आ रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, है ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि हर फोन में क्या है, एआई लगा हुआ है। आप जिस प्रकार के सर्च करोगे चीजों को, वैसे ही ऐड आपके पास आएगी। तो अगर आपके फोन में लहंगा का ऐड आ रहा है, लिपस्टिक का ऐड आ रहा है, तो मुझे तो थोड़ा सा संशय हो रहा है, क्योंकि शादी विवाह का मौसम चल रहा है। कभी ऐसा तो नहीं सोच लिए ना कि लवंडा डांस शादी विवाह में कर लेना है, 2-4 पैसे कमा लेना है, फिर उसी से साल भर पढ़ाई करेंगे, फोन का रिचार्ज करेंगे, गर्लफ्रेंडिया का भी रिचार्ज करवा ही देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। गड़बड़ घोटाला लग रहा है यहाँ पर, गड़बड़ घोटाला लग रहा है। हाँ, बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कि बिहार में खादर अर्थात नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है? कोसी और महानंदा का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, रोहतास और गया का पठारी क्षेत्र, औरंगाबाद नवादा का क्षेत्र, कैमूर बक्सर का क्षेत्र। ये तो बड़ा ही आसान है, ये तो बड़ा ही आसान है। देखो, आधे से ज्यादा लोग मेरे बातों से सहमत है कि हाँ सर ऐसा ही बात हो सकता है, तभी ऐसा ऐड आ रहा है। चलो बताओ इसका। चलिए, इसमें क्या हो जाएगा? तो दिए गए ऑप्शन में रोहतास गया ये पठारी क्षेत्र है, तो यहां पर जलोढ़ मृदा क्यों आएगी? औरंगाबाद नवादा ये भी पठारी क्षेत्र है, कैमूर बक्सर पठारी क्षेत्र है, तो कहां से नवीन जलोढ़ मिट्टी आएगी? तो बच गई हमारी कौन सी? कोसी महानंदा का क्षेत्र, है ना। तो जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ आता है वहां पर पानी जो होती है ना, नदियों का जल जो होती है वो अपने साथ गाद लेकर आती है, अवसाद लेकर आती है, और उसको क्या करती है, जब पानी स्थिर हो जाता है, जब पानी आता है तो आप देखोगे बहुत गंदा होगा, है ना, उसमें धूल मिट्टी पूरा काली पानी आती है वहां पर। क्यों? क्योंकि जब वो मूवमेंट में होती है तो पूरे अवसाद को अपने में घोले रहती है। लेकिन जब पानी भर जाता है तो पानी क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। और पानी शांत हो जाती है तो उसके अवसाद जो होते हैं वो नीचे यहां पर बैठते चले जाते हैं, है ना। और जब पानी यहां से रिटर्न चली जाती है तो यहां पर एक नया परत आप सभी को देखने को मिलेगा, और ये परत जो बना दी गई इसी को बोलते हैं नवीन जलोढ़। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं नवीन जलोढ़। चूंकि इसमें उर्वरता बहुत ज्यादा होती है इसलिए हम इसको खादर मिट्टी भी कह लेते हैं। और ये कहां? तो कोसी महानंदा का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि बिहार की तराई मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि यह मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है। दूसरा है, इसमें चूने और फास्फोरस की प्रचुरता होती है लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है। और तीसरा कह रहा है कि यह मिट्टी गन्ने और पटसन यानी कि जूट की खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके आधार पर आप सभी को उत्तर बताना है ना। सही पूछ रहा है तो सही बताएं कि इसमें से सही कौन कौन से हैं। बताएं। अच्छा, कंफ्यूजन में। अब देखो, बीपीएससी ने जो ऑप्शन ई डाला है ना, आपको एक न एक लगाना ही पड़ेगा, गोला करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन ई भी यहां पर है ना। आइए देखते हैं यहां पर सही उत्तर क्या होगा। तराई मिट्टी की यहां पर बात की जा रही है ना। किसकी बात की जा रही है? तराई मिट्टी की बात की जा रही है। तो तराई मिट्टी के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा कि ये कहां पर देखने को मिलेगा, तो हिमालय के तलहट्टी में, है ना। ये हो गया अपना हिमालय, और हिमालय के तलहट्टी में आप सभी को जो मिट्टी दिखाई देगी वो हो जाएगी तराई मिट्टी। 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में चंपारण से किशनगंज तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो पहला कथन कह रहे हैं कि यह मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं कि इसमें चूने और फास्फोरस की प्रचुरता होती है लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है ना। अब देखो यहां पर क्या है, ये तराई क्षेत्र है, बलुवट क्षेत्र है, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं ये हिमालय से टकराकर इस क्षेत्र में क्या करती है? खूब झमाझम बारिश करती है, जिस कारण से यहां पर दलदली क्षेत्रों का निर्माण हो चुका है।
और चूंकि यहां पर खूब सारी वर्षा होती है तो यहां पर आपको बड़े बड़े पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, वन क्षेत्र आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जिस कारण से इस मिट्टी में जैविक पदार्थ जिसे ह्यूमस कहा जाता है और नाइट्रोजन दोनों ही अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, नाइट्रोजन में कमी है। तो इस मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन दोनों ही बड़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसमें फास्फोरस और चूने की मात्रा कम होती है ना। फास्फोरस और पोटास, ध्यान देना, फास्फोरस और पोटास जो है उसकी मात्रा कम होती है, जबकि यहां पर क्या लिखा है, प्रचुरता लिखा है। अर्थात कथन दो क्या हो गया, कथन दो हो गया हमारा गलत। ठीक है, कथन दो क्या हो गया, कथन दो हमारा यहां पर हो गया गलत। ठीक है, तराई मिट्टी की बात कर ले तो तराई मिट्टी में जूट भी खूब होता है। चूंकि यहां पर क्या है ना, यहां पर देखें तो चूने की मात्रा कम है, लेकिन फिर भी यहां पर गन्ने भी उगा लिए जाते हैं, जूट भी उगा लिए जाते हैं, धान खूब बढ़िया से हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं कि हम मिट्टी गन्ने और पटसन की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। हाँ ठीक है, यहां पर किया जाता है, तो ये तीसरा लगभग हमारा यहां पर क्या है, सही है। तो अगर कह रहे हैं कि यहां पर सही कथन चुनने के लिए तो 1 और 3 सही है, और 1 और 3 जो है ये है आपके ऑप्शन सी में। ठीक है, 1 और 3 जो है ये क्या है, ऑप्शन सी में। अच्छा, बहुत गलत हो रहा है ना, गलत हो रहा है तो रिवीजन तो करना पड़ेगा ना। बिना रिवीजन किए क्या होगा, गलती तो होगी, ज्यादा से ज्यादा गलती होगी। अगर लग रहा है कि हाँ यहां पर गलती हो रही है तो रिवीजन करो, खूब सारा रिवीजन करो, और प्रैक्टिस सेट रिवीजन के लिए ही चलाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है, ये भी देखा जाता है कि हम कितने तैयार हैं। तो 2 चीजें आपको इससे पता चलती है, और ये भी पता चलती है कि समय समाप्त हो चुका है। घड़ियां 2 बार अलार्म दे दी, ठीक है ना, कि भैया बंद कर दीजिए क्लास, टाइम जो है समाप्त हो चुका है। तो ठीक है, उसकी भी बात मान लेते, पहली बार तो नहीं माना, दूसरी बार मानना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये यहां पर आपका होमवर्क रहेगा, और कल की सेशन हम यहीं से शुरू करेंगे। प्रश्न है कि बिहार में होने वाली वर्षा के मुख्य कारणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत कह रहा है, ये है बिहार में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। बी है राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में मानसून की तुलना में चक्रवातीय वर्षा अधिक होती है। सी है कि हिमालय की निकटता उत्तरी बिहार में अधिक वर्षा का एक प्रमुख कारण है। और डी है कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली नॉर्वेस्टर वर्षा मुख्य रूप से पूर्वी बिहार को प्रभावित करती है। अब इसमें से कौन सा गलत है, आप सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। बाकी सेशन आप सभी को कैसा लगा आप सभी अवश्य ही बताना। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई समस्या है, मन में विचार है, तो भी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताइएगा। ठीक है, बाकी सेशन कैसा लगा आपको अवश्य ही 2 लाइनें लिखना है, बताना है कि ये सेशन जो है वो आपकी तैयारी में कितना योगदान कर रहा है ना, कितना प्रभावी है, जिसे पढ़कर थोड़ा सा मेरे चेहरे पे मुस्कान भी आ जाए। इस प्रकार के कमेंट आपको अवश्य ही करने हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।